देश में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा माओवादियों के शीर्ष कमांडर नंबाला केशव राव उर्फ बसवा राजू की मौत की खबर पर है। दरअसल बसवा राजू को 21 मई 2025 को उसके अन्य 26 साथियों के साथ अबुझमाड़ के जंगलों में छत्तीसगढ़ की स्पेशलाइज्ड फोर्स डीआरजी ने मार गिराया था। अब इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारी खुद माओवादियों के प्रवक्ता की तरफ से जारी पत्र में सामने आई है। ये पत्र विकल्प के नाम से जारी हुआ है। पत्र में विकल्प ने माना है कि हाँ, हम अपने शीर्ष कमांडर की सुरक्षा में विफल रहे। अब आइए इस पत्र में विकल्प ने क्या कुछ लिखा है उसकी डिटेल आपको बारीकी से बताते हैं। पत्र 25 मई 2026 को जारी किया गया है दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प की तरफ से। इस प्रेस वक्तव्य में वे लिखते हैं, नारायणपुर जिला माड़ क्षेत्र के गुंडेकोट के जंगल में 21 मई 2026, ये तारीख गलत हो गई है क्योंकि ये 25 होना चाहिए था, को घटित हत्याकांड में जान कुर्बान किए सभी कॉमरेडों को उन्होंने लाल सलाम कहा है। उन्हें क्योंकि ये मारे गए हैं तो नक्सलियों का तरीका होता है कि उनके परिजनों के साथ उन्हें एक सलाम पेश करते हैं। और इसके नीचे जो मुख्य बात है जिस पैराग्राफ में जिक्र करते हैं कि हमारे पार्टी के महासचिव कॉमरेड BR दादा के माड़ में मौजूद होने के बारे में पुलिस की खुफिया विभाग के लोगों को जानकारी थी। इस 6 महीनों में माड़ क्षेत्र से अलग यूनिटों के कुछ लोग कमज़ोर होकर पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर गद्दार बन गए थे। यानी कि जो सुरक्षा टीम के दस्ते थे और जो माड़ क्षेत्र में काम करने वाले कई महत्वपूर्ण पदों पर मौजूद नक्सली आत्मसमर्पण कर पुलिस के पास चले गए थे। इन लोगों से हमारे गोपनीय समाचार उनको अपडेट होते गया। कॉमरेड BR दादा को निशाने पर लेकर जनवरी और मार्च महीनों में समाचार आधारित 2 बड़े अभियानों का संचालन भी किया गया। यानी इससे पहले 2 कोशिशें हो चुकी थी बसव राजू को पकड़ने की जंगल में, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हुए। इन अभियानों के बाद पिछले 1.5 महीने में उस यूनिट के 6 दुश्मन के सामने सरेंडर किए। यानी कि जो कंपनी नंबर 7 है उसका जिक्र कर रहे हैं विकल्प, जो कि बसव राजू की सुरक्षा दस्ते में थे, जिनके अधिकांश सदस्य 21 मई की मुठभेड़ में मारे गए हैं। उनके 6 लोग आत्मसमर्पण किए थे। ये दादा की सुरक्षा में, दादा मतलब बसव राजू की सुरक्षा में मुख्य जिम्मेदारी निभाने वाले मेंबर थे। माड़ आंदोलन को गाइड करने वाले यूनिफाइड कमांड के एक सदस्य भी इस बीच गद्दार बन गए थे। यानी कि एक बड़े स्तर का जो नक्सली था वो भी आत्मसमर्पण कर पुलिस के साथ मिल गया था। इससे उन लोगों का काम आसान हो गया। ये सभी गद्दार लोग रेकी सहित ऑपरेशन में भी शामिल हुए। यानी कि ये सारे के सारे लोग रास्ता बताते हुए DRG की टीमों के साथ बसव राजू की घेराबंदी में शामिल हुए। इन लोगों के कारण से हमें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। वे आगे लिखते हैं कि जनता को अपने जल जंगल जमीन से बेदखल कर यहाँ के संपदाओं को कॉरपोरेटों को सौंपने के मकसद से चल रहे कगार अभियान में सफलता इन गद्दारों की वजह से मिली है। तो एक वजह ये विकल्प बता रहे हैं खुद कि उनके शीर्ष जो लीडर्स थे, जो सुरक्षा में लगे लीडर्स थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया और वो खुद इस अभियान में शामिल हुए। अब वो इस पूरे घटनाक्रम का विस्तृत डिटेल और ब्यौरा बताते हैं कि योजना के तहत 17 मई से नारायणपुर और कोंडागांव DRG वालों का डिप्लॉयमेंट ओरछा की तरफ से शुरू हुआ। जो लोग बस्तर को जानते हैं वे समझ सकते हैं कि नारायणपुर और कोंडागांव जिला के जो सरहद से लगा हुआ क्षेत्र है, ये पूर्वी डिवीज़न और अबुझमाड़ को छूता है। तो 4 जिलों की DRG इस ऑपरेशन में शामिल हुई थी। तो इसलिए नारायणपुर और कोंडागांव की DRG की टीम सबसे पहले 17 मई को रवाना की गई। 18 को दंतेवाड़ा और बीजापुर की टीम रवाना हुई और इसके बाद 19 तारीख सवेरे 9 बजे हमारे यूनिटों के नज़दीक पहुंचना इनका शुरू हो गया। अभियान के एक दिन पहले यानी 17 तारीख को उस यूनिट का एक PPC मेंबर अपनी पत्नी के साथ भाग गया। यानी कि उस यूनिट में शामिल जो 2 सदस्य थे वो अचानक गायब हो गए। ये लोग कहाँ गए अभी जानकारी लेने का है। यानी कि माओवादियों को भी पता नहीं ये लोग कहाँ हैं। हो सकता है ये लोग पुलिस के गिरफ्त में हो, कई बार इस तरह की बातें भी आती हैं सामने, पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जाता है। अभी पुष्टि नहीं हुई लेकिन इस बात की। इन लोग के भाग जाने के बाद वहाँ से डेरा बदली किया गया। यानी कि बसव राजू जहाँ थे वो वहाँ से जगह बदलकर दूसरी जगह चले गए। 19 तारीख सवेरे पुलिस फोर्स नज़दीक गांव तक पहुँचने का समाचार मिलने के बाद वहाँ से निकलकर आगे बढ़ रहे थे। यानी 19 तारीख को फिर पुलिस पीछा करते हुए इनके और नज़दीक आई तो ये लोग भागकर और आगे जाने लगे। रास्ते में सवेरे 10 बजे
पुलिस जवानों से पहली मुठभेड़ हुई, उसके बाद दिन भर 5 बार मुठभेड़ हुई। यानी कि 19 तारीख से मुठभेड़ का सिलसिला शुरू हुआ और सबसे पहली मुठभेड़ सुबह 10 बजे हुई। हमारे पास जो पुलिस अधिकारियों से जानकारी है उसके मुताबिक ये जो मुठभेड़ हुई ये बीजापुर और जो दंतेवाड़ा की टीम गई थी डीआरजी की, उसमें बीजापुर की डीआरजी के साथ ये पहली मुठभेड़ हुई और 5 बार ये मुठभेड़ का सिलसिला चलता रहा, जिसमें माओवादियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उनके घेराव क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए 20 तारीख दिन भर कोशिश किए थे लेकिन सफल नहीं हुए। 20 मई रात को हजारों पुलिस बल नज़दीक से घेर लिए। तो 20 तारीख तक जो पूरा घेराबंदी है वो हो गई थी, क्योंकि बार बार रुक के फायरिंग हो रही थी, नक्सली पीछे हटते जा रहे थे और घेरा धीरे धीरे कसता जा रहा था। 21 को सवेरे फाइनल ऑपरेशन को अंजाम पुलिस ने दिया। अब वो आगे बताते हैं विकल्प की एक तरफ अत्याधुनिक हथियारों से लैस हजारों गुंडा बल लिख रहे हैं डीआरजी को। ऑपरेशन में इन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था हेलीकॉप्टर से किया जाता है। दूसरी तरफ जो नक्सली सदस्य हैं जिसमें 35 लोग थे, वो 60 घंटे से, क्योंकि घेराबंदी चल रही थी, मुठभेड़ हो रही थी, तो लगातार भाग रहे थे जंगल में। 60 घंटों से इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, भूखे थे ये सब लोग। और इसमें हमारे जो कॉमरेड BR दादा को अपने बीच सुरक्षित लेकर चल रहे थे और बार बार प्रतिरोध कर रहे थे फायरिंग का। पहले राउंड में डीआरजी के कोटलू राम को मार गिराया गया। जब घेराबंदी एकदम नज़दीक हो गई और फायरिंग शुरू हुई तो नक्सलियों की तरफ से जो फायरिंग हुई, जिसमें कोटलू राम जवान हैं डीआरजी के शहीद हुए, वो मुठभेड़ में मारे गए। इसके बाद कुछ समय तक आगे आने से पहले सभी लोग अलर्ट हो गए, यानी फायरिंग कुछ दिन रुक गई, ऐसा कहना है इनका। फिर आगे विकल्प कहते हैं कि इसके बाद जो फायरिंग हुई उनमें उनकी तरफ से चंदन नाम का जो कमांडर है वो मारा गया और उसके बाद आखिरी तक सभी लोग डटकर प्रतिरोध किए, कई जवानों को घायल किए। घेराबंदी तोड़ने में उनकी एक टीम सफल हुई, लेकिन भारी शेलिंग की वजह से जो पीछे की टीम, जो कि इस घेराबंदी से बाहर निकल सकती थी उनके पीछे पीछे, वो अलग हो गई इस टीम से और इस घेराव को जो ब्रेक करने में वो सफल नहीं रही। और ये जो टीम थी जिनमें जो 7 लोग थे वो निकल कर बाहर चले गए, लेकिन बसवराजू जो कि मुखिया था, जिन्हें सुरक्षित तरीके से ये जो 35 लोग थे लेके चल रहे थे, वो पीछे रह गए। तो जो बचे लोग थे वो 28 जो नक्सल्स थे वो पीछे रह गए। 28 इसलिए कि एक का शव बाद में नक्सलियों ने बरामद किया। 27 पुलिस ने बसवराजू के साथ बरामद कर लिए थे शव, जिन्हें लेकर वे नारायणपुर आए। तो आगे लिखते हैं विकल्प की अपनी जिम्मेदारी को जो सुरक्षा की टीम थी उन्होंने बेहतर तरीके से निभाया और दादा को आखिरी तक छोटा खरोच भी नहीं आने दिया। सभी के शहीद होने के बाद कॉमरेड BR दादा को जिंदा पकड़ लिया गया और उनकी हत्या की गई, उनका ये कहना है। हमारे कॉमरेड कुल 35 थे, इनमें 28 कॉमरेड शहीद हो गए, यानी कि वो अपने लोगों को शहीद का दर्जा देते हैं। इस मुठभेड़ में 7 जन सुरक्षित निकल कर आए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि घेरा तोड़ने में ये कामयाब रहे, इस पत्र में ही उस बात का जिक्र है। और एक शव जो माओवादियों को बरामद हुआ उसका नाम कमांडर नीलेश है, जिसकी लाश PLGA को बाद में बरामद हुई। और साथ में वो ये भी लिखते हैं कि जैसा आप देखते हैं अक्सर कि जब भी पुलिस जवान जब तक बाहर नहीं आते तो सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते रहते हैं, और यही होता भी है कि जब जवान वापस लौटते हैं बड़े ऑपरेशन से तो वापसी पार्टी पर भी नक्सली हमला करते हैं। यहाँ भी विकल्प लिखते हैं कि जब जवान वापस आ रहे थे ऑपरेशंस को अंजाम देकर, तो उस वक्त एक IED विस्फोट किया गया बीजापुर के नज़दीक घमंडी में और इसमें एक जवान की मौत हुई, यानी कि एक जवान शहीद हुआ। और ये जो जवान है इसका नाम रमेश हेमला था, जो कुछ साल पहले उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो मारा गया, शहीद हुआ, वहाँ LOS कमांडर के रूप में था। यानी कि अधिकांश जो DRG के सदस्य थे वे सारे के सारे वे लोग थे जो कभी नक्सलियों के साथ खुद काम करते थे और अब वो नक्सलियों का साथ छोड़कर उन्हीं के टॉप लीडर्स की घेराबंदी में गए, उन्हें मार गिराया और उसके बाद जो है इस सफल ऑपरेशन को उन्होंने अपनी तरफ से अंजाम दिया। अब वो आगे लिखते हैं कि ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि इन सब जोन में हमारी तरफ से एक तरफा सीज फायर की घोषणा की गई थी। आपको याद होगा कुछ समय पहले जो पत्र आया था रूपेश की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले 40 दिनों के लिए हम अपनी तरफ से एक तरफा सीज फायर करते हैं शांति वार्ता के लिए। तो इसका जिक्र कर रहे हैं
कि इस पूरे जोन में हमने एक तरफा सीज़ फायर का ऐलान किया था, जिससे शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके। हमने सशस्त्र बलों के खिलाफ कार्रवाइयों पर रोक लगा रखी थी और 40 दिनों में हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन षड्यंत्र के तहत केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इतना बड़ा हमला को अंजाम दिया। यहाँ पर वो मीडिया पर भी सवाल उठाते हैं कि मीडिया वाले इस सवाल को क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। आगे भी लिखते हैं कि जो मुख्य बात है उनकी, मुख्य नेतृत्व की सुरक्षा को लेकर पार्टी ने क्या किया, क्योंकि सभी के मन में सवाल था कि जो महासचिव स्तर का बड़ा शीर्ष नक्सली है वो कई लेयर की सुरक्षा घेरे में रहता है। तो ऐसे में आखिर यह ऑपरेशन कैसे हो गया, कैसे इतने आसानी से जवानों ने घेराबंदी करके मार गिराया, नक्सलियों का क्या इंटेलिजेंस फेलियर था, इस तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। तो इसका जवाब यहाँ पर विकल्प साफ दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मुख्य नेतृत्व का सुरक्षा को लेकर पार्टी ने क्या किया, सभी के मन में सवाल उठना साधारण बात है। इस बात में मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि हाँ, हम विफल हो गए। हाँ, हम विफल हो गए। जनवरी महीने तक यह यूनिट 60 के ऊपर की संख्या में रहती थी, यानी कि बसव राजू की जो सुरक्षा घेरा था उसमें 60 सदस्य थे। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में आसान मोबिलिटी के लिए संख्या घटाई गई और अब इसकी संख्या 35 कर दी गई थी, ताकि जो लोग हैं, ये जो टीम है, आसानी से आइडेंटिफाई ना हो, आसानी से कहीं भी मूव कर सके। ऐसा किया जाता है। पुलिस भी कई बार बहुत बड़ी टीम के बजाय छोटी टीम भेजती है ऑपरेशन के लिए, ताकि उनकी लोकेशन आउट ना हो। तो जैसे घेराबंदी चल रही थी तो इन्होंने भी अपनी संख्या घटाई थी और ये गलत साबित हुआ, ये वो कहना चाहते हैं। इसके अलावा वो इस पूरे चीज़ के लिए जिम्मेदार बसव राजू को भी बताते हैं। वो कहते हैं कि कई बार जो संगठन में ऐसी बात हुई कि इस हमले का अंदेशा है, इसलिए सुरक्षित जगह पर कॉमरेड बसव राजू को भेजा जाए। लेकिन बसव राजू खुद क्या कहते हैं, इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि हमारे पूछने पर उनका जवाब था कि मेरे बारे में आप लोग चिंता मत करो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल ही इस जिम्मेदारी को निभा सकता हूँ। युवा नेतृत्व का सुरक्षा पर आप लोग को ध्यान देना है, यानी कि जो युवा लड़के हैं, कमांडर्स हैं नक्सल्स के, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित ज़्यादा करिए। इसका मतलब है कि उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाइए, बाहर ले जाइए। शहादतों से आंदोलन कमज़ोर नहीं थे। इसके आगे वो पूरा अपनी जिक्र करते हैं कि ऐसी घटनाओं से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोटी बात इसमें यही है। आगे वो लिखते हैं कि हमारे आंदोलन और नेतृत्व का दुष्प्रचार करने वाले राजनेता, पुलिस अधिकारी और गोदी मीडिया, ये बड़ा चर्चित शब्द है, गोदी मीडिया वालों से मैं सवाल कर रहा हूं कि जिम्मेदारियों को छोड़कर नेतृत्व से भाग जाने का झूठा प्रचार करना गलत है, क्योंकि अबुझमाड़ में ही उनके लीडर मारे गए हैं। उनके ऐसे लीडर कहीं भागते नहीं हैं और मौत से डरते नहीं हैं, ये कह रहे हैं वो। और इस बात पर भी आपत्ति जता रहे हैं कि इस सफलता को बड़ी उपलब्धि कहते हुए सरकार और प्रतिक्रांतिकारी लोग जश्न मना रहे हैं। हम भी मान रहे हैं कि उन लोगों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। साथ में आगे वो कॉरपोरेट हिंदू राष्ट्र, कॉरपोरेट घरानों को मदद, आरएसएस, भाजपा की योजना, ये सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं। काफ़ी लंबा है ये विषय, अगर आप चाहें तो इस पत्र को आप देख भी सकते हैं दूसरी जगह पर मैं आपको काम की बात बताना चाहता हूँ मुख्य रूप से, इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूँ। ये आगे कहते हैं कि जो कई अनुभवी जो कॉमरेड्स हैं, उन्होंने इस आंदोलन को यहाँ पर खड़ा किया था और ये सभी लोग दृढ़ संकल्पित हैं इस आंदोलन के लिए। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो उन्मूलन है नक्सलियों का, उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए कई बड़े हमले हो रहे हैं, आर्टिलरी और टैंकों का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा विकल्प का आरोप है। देशवासियों से उनकी अपील भी है कि कगार हत्याकांड की मंशा को समझिए, ऐसा उनका कहना है। और साथ ही साथ वो एक बार पाकिस्तान का भी जिक्र करते हैं इस पत्र में, बड़ा अलग अंदाज में। वो कहते हैं कि जब वहाँ सीज़ फायर की बात होती है तो सरकार मान जाती है, पर अगर यहाँ सीज़ फायर की बात होती है तो आखिर क्या वजह है कि मोदी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार सीज़ फायर पर ध्यान नहीं देती, उस पर बात नहीं करना चाहती। तो कुल जमा विकल्प के पत्र की जो मुख्य बातें हैं वो यही हैं। और आखिर में उन्होंने अपनी तरफ से जो पुलिस का प्रेस नोट है, जिसमें मारे गए जितने भी लोग हैं, उनके नक्सली कमांडर्स हैं, उनकी पूरी सूची जारी की है। उसे संशोधित करते हुए वो दोबारा जारी करते हैं। वो कहते हैं कि जो पुलिस विभाग ने जारी किया है उसको हम सुधार करके जारी कर रहे हैं। इसमें 28 लोग हमारे मारे गए हैं और जो सूची है पुलिस की, उसमें 2 ऐसे नाम हैं जो कि गलत हैं, उनकी पहचान गलत है। यानी पुलिस जिस नाम से जिन बॉडीज़ को शो कर रही है, असल में वो लोग वो नक्सली नहीं हैं, वो लोग जिंदा हैं और नक्सलियों के साथ हैं।
तो उसका जिक्र भी यहाँ पर कर रहे हैं। एक नाम इसमें क्रांति का है और उस फोटो में कॉमरेड होंगी माड़वी है, यानी कि पुलिस ने जिसकी शिनाख्त होंगी माड़वी के रूप में की है, एक्चुअली वो जिसकी क्रांति के नाम से की है वो होंगी माड़वी है। और कॉमरेड होंगी जो है जिला बीजापुर पामेड़ एरिया कमेटी के गांव की थी जो मारी गई है। दूसरा नाम जो है कल्पना का नाम पुलिस ने दिया है, लेकिन वो जीवित है। उसकी जगह में जो फ़ोटो है वो कामला लचिमी पदाम की है। लचिमी मारी गई है और वो जोगुरगुंडा पेद्दा गेलूर गांव की रहने वाली थी। तो जो दो नामों को संशोधित करते हुए उन्होंने ये आखिर में सूची भी जारी की है। तो आखिरकार ये पत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने माना है, खुद माओवादियों ने माना है कि बड़े एनकाउंटर में 3 दिन की जो सिलसिलेवार घेराबंदी थी उसमें जो बसव राजू है वो अपनी टीम के साथ मारा गया। मुठभेड़ के दौरान एक टीम एम्बुश को तोड़ने में भी कामयाब रही थी, लेकिन वो बसव राजू को वहाँ से सुरक्षित निकालने में नाकाम रही। अब ये जो पत्र जारी हुआ है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि माओवादियों के जो मारे जाने की संख्या है इस मुठभेड़ में वो 27 नहीं बल्कि 28 है, और 2 दूसरे नाम जो भी पुलिस के पास पहुंच चुके हैं जो मुठभेड़ में मारे गए हैं।